हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पे जो ये टेस्ट नंबर होगा वो टेस्ट नंबर होगा 12 का ए, पार्ट ए हम लोग कवर करेंगे, जिसमें 70-75 क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं डेली एज यूजुअल, जो पिछले टेस्ट में किए हैं। फिर बाकी पार्ट बी में आएगा। और वैसे अगर परम आईएएस की बात करें तो परम आईएएस का जो ये टेस्ट है ये बीपीएससी के लिए बनाया गया और ये टेस्ट नंबर 3 है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, अगर वीटो पावर की बात हो रही तो मैं आपको ये बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के पास 3 तरह के वीटो पावर होते हैं, जिसमें है पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ये 3 तरह की शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। और इसमें जो देखिए 3 नंबर में एक मेंशन है योग वीटो। ये क्या है, हमारे इंडियन प्रेसिडेंट ये यूज नहीं करते हैं या इनके पास ये पावर नहीं होता है, ये कह सकते हैं। इस तरह का वीटो जो होता है भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं होता, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है। ठीक, तो इसमें पहला कह रहा है, पहला स्टेटमेंट, संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में उसके पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है। तो देखिए, संवैधानिक संशोधन के मामले की अगर बात करें पास, तो वाकई उसके पास कोई भी वीटो पावर नहीं होता है। बाकी अगर बात करें उसे राज्य विधायी के संबंध में पॉकेट वीटो प्राप्त है, तो ये बिल्कुल सही है। पॉकेट वीटो कब उपयोग करता है, बिल को राष्ट्रपति द्वारा अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है, तब उस वीटो को क्या कहा जाता है, पॉकेट वीटो कहा जाता है। ठीक, तो इसमें से तीनों जो स्टेटमेंट है तीनों सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तारीख का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा का जो अंतिम तारीख थी बैठक की, टोटल देखिए, टोटल बैठक कितने हुए थे, 11 हुए थे, जिसमें से पहला कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। फिर यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 का होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट किसको बनाया जाएगा, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद साहब बन जाते प्रेसिडेंट, और एक अस्थाई प्रेसिडेंट बने थे यहाँ पे, कौन, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक, तो इस तरह से टोटल जो हुआ था जब तक संविधान लागू हुआ, टोटल 11 बैठक हुआ था। ठीक है, टोटल 11 बैठक हुआ था। तो अंतिम बैठक जो हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक, 24 जनवरी 1950 को। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बेसिकली सरकारिया आयोग जो अपॉइंट किया गया था, ये किया गया था किस लिए, केंद्र और राज्य के संबंध की जांच के लिए किया गया था। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। केंद्र और राज्य के संबंध को जांच के लिए किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितनी वस्तुएं हैं। तो देखिए, भारत के संविधान में 11 अनुसूची जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये पंचायती राज से रिलेटेड है। और पंचायती राज में कुल कितने सब्जेक्ट है, तो 29 सब्जेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, म्यूनिसिपैलिटी में कितने सब्जेक्ट है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी में कितने सब्जेक्ट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसमें कितने, 29। सही आंसर कौन सा हो गया, सी आंसर हो गया। ठीक है, और ये 11वीं सूची जो है कब लागू किया गया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये लागू किया गया था। चलिए, अगला है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो देखिए, 6ठी संविधान अनुसूची जो है, 6ठी अनुसूची, टोटल अभी अनुसूची कितने हमारे संविधान में, तो टोटल 12 है। ठीक है, तो उसमें से 6ठा जो है किससे संबंधित है, तो देखिए इसमें क्या संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारे से संबंधित है। ठीक, तो ये इसमें क्या आंसर हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा, सभी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, ये क्या कह रहा है कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था कौन सा, एक सेकंड, इधर इसका आंसर होगा, ये जोड़ा गया था कौन सा, 43A। तो सही आंसर इसका कौन सा हो गया, डी आंसर हो गया, डी आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम बात करें 43A क्या है, इसमें क्या, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है इस 43A के तहत। और ये किस में आते हैं, तो ये आ जाएगा आपका DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में।
डीपीएसपी में आ गया। और डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, तो 36 से 51 तक, और कौन से पार्ट 4 का, ये पार्ट 4 में है। ठीक, चलिए। और इसी में एक आता है अनुच्छेद 40, ठीक है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के बारे में सही है। मतलब ये कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 162 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 162 में कहा गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार जो है वो अनुच्छेद 162 में मेंशन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। 8 नंबर क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस हर साल कब मनाते हैं, तो ये 24 अप्रैल को मनाते हैं। और ये पंचायती राज दिवस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1993 में पास हुआ था, ये 24 अप्रैल को ही लागू किया गया था। ठीक, और ये 24 अप्रैल पहली बार पंचायती दिवस कब मनाया गया था, पंचायती राज दिवस, तो ये 2010 से मनाते आ रहे हैं हम लोग हर साल पंचायती राज दिवस के रूप में। तो सही आंसर इसका हो गया 24 अप्रैल। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच विवाद से संबंधित है। तो इसमें देखिए इसका सही आंसर जो है ये 2 और 4 है। तो क्या है, गोलकनाथ केस जो 1967 में हुआ था वो, और मिनर्वा मिल केस 1980, ये दोनों जो है जो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के बीच क्या है, एक विवाद से संबंधित है। तो 2 और 4। नेक्स्ट है जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे कैसे पारित करना होता है। तो वो पारित करने का क्या प्रावधान है, तो वो पारित करने का प्रावधान है क्या, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत से क्या होगा, वो पास होगा। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे कैसे पारित करना होता है। तो जितने भी सदस्य उसमें उपस्थित होते हैं वो सारे मतदान करते हैं और एक साधारण बहुमत द्वारा ये क्या किया जाता है, पास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हवा फिलीपीन की सबसे प्रसिद्ध हवा है। तो इसमें जो है अमिहान हवा जो है ये फिलीपीन की सबसे प्रसिद्ध हवा है। ठीक है, चलिए, ये मानसून टाइप का एक हवा है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आ जाइए 12 नंबर यहाँ पे। चलिए, 12 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी भारत में पाई जाती है या भारत में है। तो इसमें देखिए नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, ये तो है ही। ठीक, बाकी नंगा पर्वत ये भी है। अन्नपूर्णा जो है, अन्नपूर्णा कहाँ पे है, तो ये नेपाल में आता है, तो अन्नपूर्णा नहीं होगा। धौलागिरी जो है ये भी नेपाल में आता है, धौलागिरी भी नहीं होगा। बाकी कामेट जो है, कामेट ये इंडिया में है। तो 1, 2 और 5, 1, 2 और 5 देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, नंदा देवी, नंगा पर्वत और कामेट, ये सारे पर्वत श्रेणी जो है हमारे कहाँ पे है, ये इंडिया में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना वंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन सी नदी है, तो ये है दामोदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र को बड़े खेलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है किसको, उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य तक फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है कहाँ पे, प्रायद्वीपीय की बात कर रहा है, जो ये फैला है राजस्थान में भी फैला हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है और झारखंड में भी है। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 3, 4, ये हर जगह फैला हुआ है। अगर हम लोग बात करें ये प्रायद्वीपीय पठार की, अगर इंडिया का मान ले तो ये वाला जो पठार है, यहाँ पे जितने पठार है तो इसको प्रायद्वीपीय पठार के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर कहाँ गया, यहाँ, चलिए 16 नंबर में कह रहा है अपक्षय और सामूहिक संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर जो है, इसका आंसर 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सारे सही कह रहा है। ठीक, तो इसको एक बार देख लीजिएगा क्या कहना चाह रहा।
चलिए 16 नंबर हो गया। 17 में आइए। 17 नंबर में कह रहा है निम्न में से किस में ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है। तो मतलब कौन से लेयर में, तो ये कौन से में, समताप मंडल में है। ठीक है। और ओजोन का जो है क्या, कितना, ओजोन परत जो है 10 से 15 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पे स्थित है और ये कहाँ पे, समताप मंडल में है। 18 नंबर में आइए। निम्नलिखित में से कौन सी स्वस्थानिक संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। तो वनस्पति उद्यान जो है ये उसका उदाहरण नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, बी हो गया सही आंसर। 19 नंबर कह रहा है, 19 नंबर में है मरनासन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपखंड है। तो ये है बंगाल के डेल्टा का एक उपखंड है मरनासन डेल्टा। ठीक, चलिए ये थोड़ा 20 नंबर लंबा क्वेश्चन है तो इसको ऊपर ले लेते हैं। हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट है इसका, सोमाली जेट वायु एक निम्न स्तर क्रॉस इक्वेटोरियल प्रवाह है जो अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ जेट गति प्रवाहित करती है। बिल्कुल सही, जहाँ मेडिटेरियन सी है तो वहाँ से ये हवा आती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा क्या कह रहा है, सोमाली का दृढ़ीकरण प्रायद्वीपीय भारत का एक मजबूत मानसून से जुड़ा है और इसी जेट स्ट्रीम या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अलग होता है, जेट स्ट्रीम अलग होता है। ठीक है, बाकी दोनों हवाई जाती है वो मेडिटेरियन सी के पास से ही आती है, तो ये दूसरा भी पॉइंट इसका सही है। तीसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट वियतनाम से लेके और अफ्रीका के पश्चिमी तट तक चलता है, ये भी सही है। तो 1 2 3 सही है। बाकी चौथा नंबर देखिए कह रहा है ब्रेक मानसून स्थिति के दौरान उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट भारतीय उपमहाद्वीप से पूरी तरह विलुप्त हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है, बाकी सब सही है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, 1 2 3। लेकिन इस पर एक बार आप लोग जेट स्ट्रीम का स्टेटमेंट देख लीजिएगा, क्योंकि जेट स्ट्रीम और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ठंडियों में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ही उत्तर भारत में बारिश होता है। 21 नंबर के क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो ये कौन सा है, ये नीति आयोग है। नीति आयोग सही आंसर इसका सी हो जाएगा। 22 नंबर में आइए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष के अधिकांश भाग में बेरोजगारी रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है। वर्ष के अधिकांश भागों में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, एक वर्ष में मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या हो, बेरोजगार हो, तो उसको क्या कहा जाता है, समान स्थिति बेरोजगार कहा जाता है। तो सही आंसर इसका ए हो गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है। तो ये कौन सा है, मनरेगा है। ठीक है, मनरेगा 2005 में आया था नरेगा नाम से, फिर 2009 में इसका नाम चेंज हो जाएगा, मनरेगा कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके तहत 100 दिन की गारंटी रोजगार है। मतलब अगर आप बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं और आप ग्रामीण इलाकों में और आप जो है काम करने में सक्षम है और इच्छुक है, तो आपको 100 दिन की गारंटी काम करने का अधिकार है और ये आपका मतलब एक अधिकार के तौर पे है आपका ये। ठीक, चलिए 24 नंबर है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सतत विकास पर ध्यान देने के साथ शुरू की गई। तो ये योजना थी 12वीं योजना। ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान जो था, इसकी अवधि जो थी कब, 2012 से लेके 2017 तक इसकी अवधि थी, लेकिन इससे पहले ये ख़त्म हो गया, नीति आयोग आ गया इसके जगह पे। और इसमें जो मुख्य विषय था तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास की बात की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य था कि 8% विकास दर हम लोग हासिल कर लें, लेकिन 2015 में ही नीति आयोग का गठन हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है शहरी क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में स्थापित की गई थी। तो ये डॉक्टर हाशिम कमेटी जो अपॉइंट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये बेसिकली जानना चाह रहा था कि शहरी क्षेत्र में कितने बीपीएल परिवार है, उसकी पहचान के लिए बेसिकली किया गया था। 26 नंबर कह रहा है राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो देखिए राउरकेला कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और ये जो स्थापित किया गया था वो ये जर्मनी के सहयोग से किया गया था। ठीक, और ये कब बना था, 1960 के दशक में बना था, 1960 के दशक में ये बना था।
द्वितीय या तृतीय 5 ईयर प्लान के में ये बना था। 27 नंबर क्वेश्चन में आइए। 27 नंबर में कह रहा है एसडीआर का मतलब है। तो एसडीआर का क्या मतलब है? एसडीआर का मतलब होता है विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार होता है एसडीआर का मतलब। ठीक है, चलिए 28 नंबर कह रहा है कि पर्सन बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या है? तो इसका समान अर्थ है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। मतलब ये हुआ कि मतलब एक ही काम में ज़रूरत से ज़्यादा जो है मजदूर काम करना। जैसे गांव में जो खेती बाड़ी होती है तो उसमें अगर परिवार का एक आदमी भी काम करे तो वही उपजता है, बाकी पूरा परिवार मिलके भी उपजाता है तो भी उसमें क्या होता है? उतने ही फसल देते हैं। तो ये किस तरह की बेरोजगारी है? तो ये एक पर्सन बेरोजगारी का उदाहरण है। 28 नंबर हो गया। 29 में आइए। 29 नंबर का रहा है निम्न में से किस जीव का रक्त श्वेत होता है? तो तिलचट्टा देखे होंगे आप, उसका जो रक्त होता है वो कैसा होता है? श्वेत होता है। 30 नंबर में है समान सूक्ष्म सेल, जिसको ड्राई सेल कहते हैं, जो टॉर्च वगैरह में यूज होता है, उसमें प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है तो उसमें क्या यूज़ किया जाता है? तो उसमें अमोनिया क्लोराइड यूज़ किया जाता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। और जो बैटरी पानी वाला होता है वो H2SO4 यूज़ किया जाता है, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किसकी जड़ में कोशिकाओं के साथ संयोजन बनाते हैं? तो ये दाल है। ठीक है, सही आंसर इसका दाल है। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो ये प्रोटीन कौन सा नहीं है? तो ये कपास जो आप देख रहे हैं, ये कपास क्या है? प्रोटीन नहीं है। बाकी बाल में होते हैं, ठीक है, सिल्क में होते हैं, खूड़ होता है जो बाइल वगैरह का, उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। बाकी कपास में प्रोटीन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। यदि किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस है तो कौन से रंगों की पहचान नहीं कर सकता वो? तो वो कौन सी रंगों की पहचान? लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ध्वनि की किस गुण का अनुकरण नहीं करती है? ध्वनि किस गुण का अनुकरण नहीं करती है? तो ये कौन सा है? देखिए, परावर्तन तो होता ही है, ठीक है, व्यक्तिकरण भी होता है, ये ध्रुवीकरण नहीं होता है। तो क्या हो गया इसका? सी सही आंसर हो गया। 35 नंबर में कह रहा है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है? तो ये कौन सा है? ये अग्न्याशय है। अग्न्याशय ही ऐसी ग्रंथि है जो अंतः और बाह्य दोनों तरह की ग्रंथि है। अगला है 36 नंबर में आइए। 36 नंबर यहाँ है। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से किस सामग्री में कैल्शियम होता है? तो कैल्शियम किस में होता है? तो जितना भी दिया इसमें क्या, जिप्सम में क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, और इसका जो रासायनिक सूत्र अगर हम लोग बोले तो CaSO4 2H2O, ये क्या होता है? जिप्सम का फार्मूला होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक के बायो इंडिकेटर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो ये कौन सा है? ये लाइकेन है। ठीक है, वायु प्रदूषण का। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। धान के खेतों में उत्सर्जित होने वाली पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है मीथेन। मीथेन गैस है, जिसका फार्मूला होता है CH4। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वसा को पचाने वाला एंजाइम है? वसा को पचाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो इसके लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थिति में पेड़ों के पत्ते की सरसराहट के डेसिबल स्तर को दर्शाता है? तो देखिए, ये जो दर्शाता है ये 20 डेसिबल, ठीक है, जो पत्ते का खड़खड़ाहट या हवा चलने पे जो होती है वो 20 डेसिबल दर्शाता है। बाकी अगर हम लोग अगर शांत होकर सांस ले तो 10 डेसिबल के आसपास आवाज़ आती है उसमें। 40 नंबर हो गया। 41 में निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये फ्लैग ऐश, ये सब जो है प्राइमरी प्रदूषक के रूप में आते हैं। बाकी ये जो स्मॉग है ये क्या है? द्वितीय प्रदूषक के रूप में, मतलब द्वितीय प्रदूषक है ये। ठीक, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए मवेशियों को दी जाने वाली कौन सी दर्द निवारक दवा जिम्मेदार है?
तो ये क्या है, डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक, जो यहाँ पे आंसर है इसका डी, डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये डाइक्लोफेनेक नामक मेडिसिन जब किसी गाय को दिया जाता है या भैंस को दिया जाता है तो ये इसके लीवर में जाके स्टोर हो जाता है, और ये जब स्टोर हो जाता है और ये मरते हैं तो इसको खाते कौन है, गीद खाते हैं। और गीद खाते तो उसी से क्या होते हैं, उनकी बीमारी फैल जाते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए इस दवा को तमिलनाडु में सबसे पहले बैन किया गया था कि ये यूज नहीं किया जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त परिघटना क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, टोटल इंटरनल, कुल आंतरिक प्रतिबिंब कह सकते हैं ये, ठीक है। तो सही आंसर इसका एक हो जाएगा, जिसको पुनः आंतरिक परावर्तन, प्रतिबिंब नहीं परावर्तन, ठीक है। चलिए 44 नंबर में निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होगा। तो देखिए इसमें जो सबसे अधिक वेग होगा वो किसका होगा, प्रकाश का। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये प्रकाश का वेग है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा स्टील में होता है, वैसे इसमें जो दिया है उसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा। जितना दिया है ऑप्शन उसमें सबसे ज़्यादा किसका होता है, इस्पात होता है। अगला क्वेश्चन है स्मॉग में आंखों में तेज जलन पैदा करने वाला कौन सा है। तो वो कौन सा है, सही आंसर इसका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये क्या है, पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। यही आंख में क्या करता है, जलन पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ये किससे मिलता है विटामिन सी सबसे ज़्यादा, तो ये मिलता है क्या, आंवला से, ठीक है। वैसे नींबू से भी मिलता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आंवला हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइंस्टीन को उनके निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1921 में मिला था, और इनको मिला था किस लिए, फोटो इलेक्ट्रिक के सिद्धांत के लिए मिला था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर में, ये तो इंग्लिश है, हिंदी यहाँ पे है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बेडो से संबंधित है। तो एल्बेडो से संबंधित कौन सा है, तो ये है परावर्तक शक्ति। ये जो संबंधित किससे, एल्बेडो से संबंधित है। चलिए अगला है 50 नंबर, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए रक्त में जब भी आरबीसी ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉलीसीमेथेमिया हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ल्यूकेमिया कब होता है, जब वाइट ब्लड सेल बढ़ता है, WBC बढ़ जाता है, तब जाके क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया नाम के रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है। तो भौतिक गुण कौन सा, जैसे रंग जो भौतिक गुण है, गर्म ये भी भौतिक, गलना की ये भी, लेकिन ये अम्लता ये क्या है, एक रासायनिक गुण है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। 52 नंबर में ये क्या कर रहा है, 52 नंबर का, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। तो ये कौन सा किया जाता है, ये निकेल को किया जाता है, ये कैटेलिस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सा है, वो है सोना, ठीक है, गोल्ड। गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। सोना, प्लेटिनम और चांदी सबसे कम क्रियाशील धातु है, इसीलिए ये प्रकृति में क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिकों के सबसे आवश्यक मूल तत्व कौन सा है। तो ये कौन सा है, कार्बन, ठीक है, कार्बन है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादक के लिए शीरा सबसे अच्छा कच्चा माल है। तो ये किसके, तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन है शराब के लिए, और शराब है आंसर यहाँ पे। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे। तो पेनिसिलिन के आविष्कारक जो थे ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो ये कौन सा है, कार्बन माइक्रोफोन जो है
ये सी आंसर ये हो जाएगा, कार्बन माइक्रोफोन। 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। अब मेढक में भी 4 होते हैं, 2 दाएं साइड और 2 बाएं साइड। रक्त का संपूर्ण घटक कौन सा जो जमावट में मदद करता है? तो ये कौन सा है? ये बिंबाणु है। इसी को क्या कहा जाता है? प्लेटलेट कहते हैं। प्लेटलेट जो बोला जाता है इसी को बोला जाता है, बिंबाणु को बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। 60 नंबर में कह रहा है वह कौन सा पदार्थ है जो अपनी गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है? तो ये कौन सा है? जो साधारण नमक है जिसको हम लोग NaCl या खाते हैं, ये क्या होता है? जब इसमें गलित अवस्था थोड़ा भींगा हुआ होता है तो ये विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो ये इसका आंसर बता रहा है क्या? बजसनामी है। ठीक, चलिए आगे है 62 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 62 नंबर क्वेश्चन है हाथी गुफा का शिलालेख किस राजा के बारे में जानकारी का स्रोत है? तो ये किस राजा का जानकारी देता है? तो ये खारवेल का। ठीक है, ये खारवेल जो वर्तमान उड़ीसा के, जो भारत के कलिंगा में एक जैन राजा थे। ठीक, तो ये हाथी गुफा किसने बनाया था? खारवेल के राजा ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। 63 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्यपाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्रमाण प्रदान करता है? तो ये स्थल कौन सा है? तो ये है बागोड़। बागोड़ है जो राजस्थान के बागोड़ एक जगह है राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है। ठीक, तो ये इसका सही आंसर कौन सा हो गया? बागोड़। नेक्स्ट है 64 नंबर। इसमें कह रहा है सलवाई की संधि कब हुई थी? तो सलवाई की संधि 1782 में हुआ था, और सलवाई की संधि जो हुआ था ये प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के समाप्ति के बाद हुआ था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, सलवाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। तो ये कब हुआ था? 1782 में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। इसमें कह रहा है जनवरी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को 11 बिंदु का अल्टीमेटम पेश किया था। निम्नलिखित में से किस अल्टीमेटम शामिल किया गया था? मतलब इसमें से कौन कौन से अल्टीमेटम थे वो बताना है आपको। तो देखिए इसमें कह रहा है रुपये सर्टिंग विनिमय अनुपात में कमी, ये पहला है। ठीक, ये देख लीजिएगा, हमको भी नहीं पता उतना। दूसरा है कि नमक कर का उन्मूलन, मतलब नमक पे जो कर लगाते हैं उसको हटा दीजिए। तीसरा है भारतीयों के लिए आरक्षित तटीय नौवाहक, मतलब जो नौ चलाते हैं उसमें कुछ आरक्षण दीजिए इंडियनों के लिए ताकि वो भी नौवाहक बन जाए। तो ये भी थे, 1 2 3 थे, लेकिन ये जो डाक आरक्षण बिल का स्वीकृति था ये नहीं था। तो 1 2 3 इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है 66 नंबर। 66 नंबर में कह रहा है पांड्य वंश की दूसरी राजधानी कौन सी है? तो ये कांचीपुरम हुआ करता था पांड्य वंश की। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, कांचीपुरम। 67 में निम्नलिखित में से किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? तो अकबर से पहले तानसेन को जो संरक्षण दिया था वो राजा रामचंद्र सिंह थे, भाटा के राजा। ठीक है, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उसके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गुट से सही उत्तर चुने। मतलब पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद ये सब। ठीक है, देखिए हंटर आयोग का जो गठन हुआ था ये 1832 में किया गया था, 1882 में किया गया था। ठीक है, ऐसे रख सकते हैं, हंटर आयोग का गठन जो हुआ था कांग्रेस के संगठन बनने से पहले हुआ था। ठीक, चलिए उसके बाद जो आया था, और ये 1983 में अपना रिपोर्ट जारी किया गया था इसके द्वारा। उसके बाद आया था क्या? सेडलर आयोग जो आया था वो कब आया था? 1917 में आया था। 1917 में सेडलर आयोग आया था। 1 मिनट। तो 1917 में आया था सेडलर आयोग। फिर वुड डिस्पैच आता है 1854 के आसपास, और सर्जेंट जो आया था 1944 में आया था।
फिर से देख लीजिए, हंटर आयोग का गठन किया था, शिक्षा संबंधी सुधार के लिए आया गया था 1882 में। सेडलर आयोग कमीशन का किया गया था 1917 में, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार का था कुछ ऐसा। फिर उसके बाद आया था वुड डिस्पैच आया था 1854 में, और फिर सर्जेंट वो योजना आया था 1944 में। तो इस तरह से सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 सबसे पहले आया था वुड डिस्पैच 1854 में आया था, फिर क्या आया था, फिर हंटर कमीशन 1882 में आया था, फिर आया था क्या, सेडलर आयोग 1917 में, फिर सर्जेंट योजना 1944 में। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्नलिखित में से किस नेता ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो अभिनव भारत की योजना सोसाइटी जो किया था वो विनायक दामोदर दास ये सावरकर और गणेश दामोदर दास सावरकर ये दोनों मिल के किए थे। ठीक, और ये कब 1903-4 के आसपास में ये किए थे। एक बार ये डेट देख लीजिए, कंफर्म हो लीजिएगा। तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। तो रॉलेट एक्ट का जो उद्देश्य था वो था कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए बिना मुकदमे के कार्यवास, मतलब कि बिना मुकदमे को अगर उसको किसी शक या शक हो तो उसको बिना मुकदमे को क्या कर लिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था। ये मेन उद्देश्य था उसका। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा था। तो प्रथम आश्रम जो था ये बनाया गया था अहमदाबाद में, कि कोचरबा आश्रम बनाया गया था अहमदाबाद में। ये बनाया गया था 1915 में। 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे तब, उसके बाद बने थे साबरमती आश्रम, और उसके बाद बने थे सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में महिलाओं को मतदान देने का मान्यता दिया या अधिकार दिया। तो ये कौन सा अधिनियम था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। 73 नंबर क्वेश्चन है, जजाऊ का युद्ध कब लड़ा गया था। तो जजाऊ का युद्ध जो लड़ा गया था ये लड़ा गया था 1707 में। तो चलिए 73 नंबर क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके हैं, तो यहीं पे आज रखते हैं। फिर पार्ट बी में हम लोग 73, 74 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन का हम आंसर गलत बता दिए हैं बाय मिस्टेक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम भी उसको सुधार कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी।